अगर कांग्रेस पार्टी को जिताना है, हम किसी भी कीमत पे लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी को जिता कर रहेंगे। जैसे पारस जी भाई साहब ने 6 महीने का समय और मांगा है। भाई साहब आपको इतने साल दे दिए, अभी 6 महीने और चाहिए आपको। इनका स्थानीय नेता है और इनमें आपस में समन्वय नहीं है, तो उनमें तो गहलोत साहब भी क्या कर सकते हैं। वो तो आपका चेहरा होगा बाहरी, कैसे लड़ेंगे और उस पब्लिक को कैसे कन्विंस करेंगे, कैसे समझाएंगे कि हम आपके हर सुख दुख में साथ हैं। मैडम का परिचय यही है कि ये कांग्रेस के दावेदार हैं और अपनी राजनीति की जो शुरुआत है वो कहाँ से शुरू हुई मैडम ही बताएंगे। मैडम थोड़ा सा शॉर्ट परिचय आपका दे दें। नमस्ते, मेरा नाम सीमा चौटिया है। मैं ग्राम पंचायत भुआणा की पूर्व सरपंच रह चुकी हूँ। अभी वर्तमान में मैं देहात जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस की, और अभी मुझे राज्य स्तरीय समाज कल्याण बोर्ड का सदस्य बनाया गया है। मैडम वैसे तो आपके ससुर जी वहाँ से राजनीतिक शुरुआत हुई, आपने राजनीति कब से सीखी? ये हमारा कैसे राजनीति को धीरे धीरे आपने पकड़ना शुरू किया? मैडम आप बताएंगे तो ये ऐसी जो नवाचार हैं वो राजनीति में आने की ओर तैयारी करेंगे, आप बताएं। देखिए, हर महिला एक सपना देखती है कि अच्छा पति मिले, अच्छा घर मिले, अच्छा परिवार मिले, लेकिन राजनीति में आने का सपना वो कम ही देखती है। लेकिन मेरा ससुराल परिवार पूरा ही राजनीति से बिलोंग करता है, और जब 2010 में सरपंच का इलेक्शन था हमारे ग्राम पंचायत भुआणा में, तो वहाँ पर सामान्य महिला सीट आई। तो सब ने बोला कि मेरे हस्बैंड को बोला कि भाभी को बोलो, वो खड़े होंगे, उनको लड़ाओ। तो इन्होंने मुझे बोला कि सीमा सामान्य सीट आई है तो अपने को इलेक्शन फाइट करना है। तो उस दिन से मेरे राजनीति की शुरुआत हुई थी, और मैं अच्छे मतों से सरपंच का चुनाव जीत कर आई थी ग्राम पंचायत भुआणा से। मैडम राजनीति में शाम दाम दंड भेद ये नीतियाँ अपनाई जाती है, आपको कितना लगता है कि इसमें कितने प्रतिशत सीख गए हो? थोड़ा 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 कितना सुधार हो गया है? देखिए, साम दाम दंड भेद तो सभी अपनाते हैं। राजनीति में अगर आप आए हैं तो सभी इन चीज़ों को तो अपनाते ही हैं, और लेकिन जहाँ तक मुझे अब लगता है कि हाँ, थोड़ा सा ये इसका थोड़ा प्रतिशत कम हुआ है, क्योंकि अब जनता भी थोड़ा सा समझ गई है उनको किस तरह के प्रत्याशी चाहिए, किस तरह का विधायक चाहिए, किस तरह का उनको जनप्रतिनिधि चाहिए। तो ये थोड़ी चीज़ें अभी कम हुई है, क्योंकि जनता अभी बहुत समझदार हो गई है। मैम सबसे बड़ी बात, कांग्रेस से 36 दावेदारों ने अप्लाई किया है, दावेदारी रखी है, या जो भी CV वगैरह अपना पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी से भी 10-12 नाम है, मगर उसमें हम टॉप 3 या टॉप 5 में गिनते हैं तो कद्दावर चेहरे हैं। लेकिन कहीं कहीं हंसी नहीं आती, 36 नाम कांग्रेस से आवेदन कर रहे हैं। मैडम को भी हंसी आ गई। नहीं, हंसी की बात नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है अपनी दावेदारी पेश करने का, तो सभी अपनी दावेदारी पेश करते हैं, तो इसमें ये कोई गलत नहीं है। सभी ने अपने अपना दावेदारी पेश करी है तो ठीक है। आपके यहाँ पर एक नेता हैं गौरव वल्लभ, सितंबर महीने में यहाँ पर आए, फतेहपुरा में एक फ्लैट लिया है। यहीं पर चाय कॉफ़ी पार्टी हो रही है। तमाम गणेशोत्सव के कार्यक्रम हो या आने वाले दिनों में नवरात्रि के कार्यक्रम हो, लग रहे हैं और पोस्टर लग रहे हैं आपनो गौरव। तो मैडम इनका सवाल है कि इस बार आप गणेश चतुर्थी के कार्यक्रम में कितने चले गए? ये सवाल है, आप कितने चले गए? क्योंकि गौरव जी लगातार जा रहे हैं, बाहर के नेता हैं, यहाँ आए। क्या लगता है कि जिस तरह से वो कर रहे हैं, स्थानीय व्यक्ति का मौका मारा जाएगा, उसका अवसर कहीं न कहीं पार्टी खा रही है? देखिए, जहाँ तक स्थानीय नेता का मौका मारा जाएगा वो बात सही है। टिकट तो स्थानीय नेता को ही मिलना चाहिए, लेकिन गौरव वल्लभ जी को भी हम नहीं उनको एक अलग रख सकते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, एक बड़े नेता हैं। और अगर वो हमारे उदयपुर में आए हैं, अगर वो दावेदारी कर रहे हैं, तो सर्वे कराया है, सब जगह सर्वे, राहुल जी ने सर्वे कराया है, गहलोत जी ने सर्वे कराया है, तो सर्वे के हिसाब से देखेंगे। और संगठन में वो बड़े नेता हैं, उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, तो जो भी मुझे लगता है सर्वे तो कांग्रेस के अब तक 13 हो चुके हैं। राहुल गांधी के, अशोक गहलोत के, CP जोशी के, पार्टी के, सोनिया गांधी के, तमाम सर्वे हो चुके हैं। 13 सर्वे अब तक मेवाड़ में भी हो चुके हैं। मगर सबसे बड़ी बात, लोकप्रियता उनकी नहीं है, फिर भी तैयारी पूरी है। क्या आप लोग जब वो मैदान में आएंगे तो विरोध करेंगे या साथ देंगे?
देखिए विरोध तो देखो होगा ही, क्योंकि सभी चाह रहे हैं आपकी, जैसे पाराजी भाई साहब ने कहा भले बीजेपी का हो भले कांग्रेस का हो, स्थानीय नेता होना चाहिए, तो विरोध तो करेंगे, लेकिन फिर भी जो संगठन और जो पार्टी आलाकमान तय करेगी हम उसका साथ देंगे। मतलब मजबूरी में साथ देना पड़ेगा। अब आप मजबूरी समझ लें या कुछ भी समझ लें, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी को जिताना है हम किसी भी कीमत पे लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी को जिता कर रहेंगे। जिताएंगे कैसे? गौरव वल्लभ का नाम हटता है तो एक और नाम आ जाता है, सागवाड़ा के रहने वाले दिनेश खोड़ने आ जाती हैं, गहलोत साहब के करीबी हैं, कितने करीबी पब्लिक बताती है, वो आ जाएंगे, वो लड़ेंगे, आप ही के समाज से आएंगे, फिर लगता है उनको मात दे के आप वापस आगे हो पाएंगे? देखिए अब मैं इस बारे में तो क्या बोल सकती हूँ आपको, अब ये तो हमारे आलाकमान ही तय करेंगे कि उनको किसको टिकट देना है, लेकिन हम जहाँ तक मैं चाहूँगी कि स्थानीय को मौका मिले और बाहरी को मौका नहीं मिले। चलिए स्थानीय मुद्दों पर आ जाते हैं। आपको मौका मिला, 5 प्राथमिकता बताइए, क्या करेंगे 5 काम आप शहर के लिए? देखिए प्राथमिकता तो सबसे पहले जनता होती है, जो जनता बोलेगी वो तो करना ही है, सबसे पहली प्राथमिकता जनता होती है। और उसके अलावा भी उदयपुर शहर में जैसे पारस जी भाई साहब ने 6 महीने का समय और मांगा है। भाई साहब आपको इतने साल दे दिए, अभी 6 महीने और चाहिए आपको। पारस जी भाई साहब, सीमा जी मैडम कह रहे हैं कि इतने समय दे दिया, इतने साल दे दिए आपको, अभी आपको 6 महीने और चाहिए। आपसे पूछा जा रहा है, आपको इतने साल तो हो गए, स्मार्ट सिटी के लिए आपको 6 महीने का समय और चाहिए, सड़कों को सुधारने के लिए, काम करने के लिए। तो भाई साहब आपको इतने 25 साल दे दिए, अब आप 6 महीने और मांग रहे हैं। तो स्मार्ट सिटी के तो 25 साल नहीं हुए मेरे ख्याल से। निगम में तो 25 साल हो गए ना। तो वो तार तो 25 साल में नहीं हटेंगे ना, स्मार्ट सिटी के काम से ही हटेंगे ना। कैसे हटेंगे? स्मार्ट सिटी तो तो आपने- स्मार्ट सिटी के काम के अंदर ही वो काम है तार हटाना। आप अभी आप गाड़ी से आए होंगे ना, घर से निकल के, तो कितने शायद मेरे ख्याल से गाड़ी से आया हूँगा। हाँ, तो फिर आपने देखा, तो आप अब 6 महीने में आप क्या कर लेंगे? मुझे तो ये मैं नहीं करूंगा ना, आपकी निगम करेगी ना। मेरा निगम नहीं करेगा। तो आप निगम में ही है ना। ना तो निगम करेगा ना मैं करूंगा, स्मार्ट सिटी करेगी। मैडम स्मार्ट सिटी विभाग ही अलग है। आपने अभी देखिए मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्मार्ट आपका सिटी विजन मिशन, बताएं आप। स्मार्ट सिटी मिशन और नगर निगम 2 अलग अलग बॉडीज हैं, तो मोटे तौर पर जिम्मेदार गहलोत साहब बनते हैं कि स्मार्ट सिटी के देखिए, कामकाज मेरी बात कैसे हों। मेरी बात सुनिए, गहलोत साहब ने बहुत बजट भेजा है, लेकिन इन नेताओं के जो इनका स्थानीय नेता है और इनमें आपस में समन्वय नहीं है, तो उनमें तो गहलोत साहब भी क्या कर सकते हैं? वो तो बजट भेज रहे हैं। तो उसके लिए तैयारी करिए, मुझे लगता है स्थानीय को मौका दीजिए, चुनाव लड़िए, हराइए बीजेपी को। सतीश जी में एक मैडम को कहता हूँ, समन्वय तो आपकी पार्टी में बहुत अच्छा है। हाँ, हाँ, बिल्कुल है, सचिन जी और गहलोत जी में बहुत अच्छा समन्वय है, पूरा राजस्थान देख रहा है उसको। वो बड़े लेवल की बात है, वो बड़े लेवल की बात है, वो तो आपके नेताओं में भी होता है, वो तो बड़े लेवल की बात है। आज आपके वसुंधरा जी के नेतृत्व में आप भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, तो वो तो बड़े लेवल की बात है। इतने अपशब्दों का प्रयोग राजनीति के अंदर करना ये अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है राजनीति में विषयों से हटकर आप आरोप लगाना ठीक नहीं होगा। हम वो एक वो वाली ऐसी दावेदारी वाली हमारा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट से भटकाए ना। दावेदारों से भी निवेदन है, सामने बैठी हुई जनता से भी निवेदन है, हमारा ये मिशन था तू मैं ना हो। हमारा ये मंच है, यहाँ से लाइव जनता देख रही है, यहाँ से आप आपका विजन रखिए, आप क्या करना चाहते हैं? आप 5 प्राथमिकता बताइए। सबसे पहले तो हमारा उदयपुर शहर बहुत ही खूबसूरत शहर है, पर्यटन की नगरी है उदयपुर शहर। हर साल लाखों की तादाद में यहाँ पर पर्यटक आते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ की खूबसूरती जो है उदयपुर की, वो कायम रखना चाहूँगी। झीलों का संरक्षण, झीलों में अभी बहुत गंदगी होती है, सीवरेज लाइन जो है वो अभी झीलों के अंदर है, तो वो उस सीवरेज लाइन का मैं निस्तारण करना चाहूँगी और झीलों का संरक्षण करना चाहूँगी। पहाड़ जो बहुत से लोग हैं जो अपने मतलब के लिए उन पहाड़ों को काट रहे हैं, उन पहाड़ों को बचाना और उस पर वृक्षारोपण करना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और एमवी हॉस्पिटल काफ़ी हद तक, बहुत हद तक उसमें सुधार हुआ है, लेकिन एम्स की तर्ज पे जो अभी हॉस्पिटल में जो सुविधाएं चाहिए वो नहीं है, ताकि लोगों को जयपुर जोधपुर इधर नहीं भागना पड़े, उनको सारी सुविधाएं जो अत्याधुनिक सुविधाएं होती है वो सारी यहाँ पर ही मिल जाए। और उसके अलावा माइनिंग वगैरह जो यहाँ उसके लिए जो पहाड़ कट रहे हैं उसके लिए मैं रोकना चाहूँगी। और टूरिज्म को लेकर क्या करेंगे? हाँ, टूरिज्म को लेकर क्या करेंगे? टूरिज्म, पर्यटन को लेकर जो यहाँ पे जो सड़कों की जो हालत है वो उसमें सुधार लाऊंगी। यातायात बहुत बेतरतीब है,
यातायात की व्यवस्था बिल्कुल भी सुचारू रूप से नहीं है, वो मैं सुनियोजित करना चाहूँगी। और झीलों का संरक्षण, मेन तो झीलों का संरक्षण, झीलों में बहुत गंदगी हो रही है अभी, वो मैं करना चाहूँगी, क्योंकि पूरा उदयपुर ही झीलों की नगरी है, तो झीलों को साफ करना ये प्राथमिकता रहेगी। ये तो हो गई आपकी 5 प्राथमिकता। बुवाणम सरपंच आप कब रही? 10 में 2010 से 15 तक। इन दौरान 3 ऐसे बड़े काम क्या थे जो नहीं हो सकते थे और आपने बताएं, क्योंकि पब्लिक आपको लाइव सुन रही है, सुनना चाहती है कि बतौर सरपंच आपने ऐसे 3 काम क्या किए? देखिए, गांवों में जो लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो मेन होती है पानी, रोड और लाइट, ये उनकी मूलभूत सुविधाएं होती है। वो मैंने काफ़ी हद तक, मेरे कार्यकाल में मैंने काफ़ी हद तक वो पूरी करी है। मैंने सड़कें भी बनवाई है, मैंने बहुत जगह पनघटें भी लगाई है, और लाइट का भी मैंने काफ़ी कुछ, मैंने सड़कों पे लाइट लगवाई है, मैंने काफ़ी लाइटों का भी काफ़ी काम किया है। तो गांवों में मेन सुविधा यही रहती है। और रूपनगर के पट्टों की जो बात हुई थी उसके लिए मैंने काफ़ी लड़ाई लड़ी है, लेकिन अभी भी लड़ाई चल रही है उसके लिए। तो मेरी कोशिश अभी भी रहती है, मैं कोशिश करती रहती हूँ कि उन रूपनगर वासियों को पट्टे मिल जाए, तो ये कोशिश मेरी अभी भी चालू है। 5 साल बीत गए, जो मौका मिलना था वो निकल गया। गहलोत सरकार ने न यहाँ पर यूआईटी का चेयरमैन बनाया, न किसी तरह का कोई विशेष घोषणा हुई। आपको लगता है कुछ कमियां रही है इस बार? जी हाँ, लगता है मुझे कमियां रही है। यूआईटी चेयरमैन बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं बन सका। इस कारण से बहुत से काम ऐसे हैं जो अटक गए हैं, जो नहीं हो पा रहे हैं। अगर चेयरमैन होता तो हम वो काम आसानी से करवा सकते हैं यूआईटी के। कमियां आप स्वीकार कर रही हैं, मगर जिस तरह से बीजेपी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है, संगठन में बिखराव की स्थिति नजर आती है। पंकज शर्मा को बनाया जाना था, फतेह सिंह राठौड़ बना दिए गए। स्थानीय को मौका मिलना था, गौरव वल्लभ आगे हो गए। दिनेश जी की एंट्री हो गई, इसी बीच दिनेश श्रीमाली जी चाहते टिकट मुझे मिले, के जी अलग चल रहे हैं, सुरेश जी अलग चल रहे हैं, जगदीश राज जी यहाँ से टिकट मांग रहे हैं, 36 लोग मांग रहे हैं, आपस में एक नहीं हो रहे हैं। आपको लगता है किस तरह से ये एक हो सकते हैं? पब्लिक में आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, देखिए, जब दावेदारी करते हैं सब अलग अलग ही चलते हैं, लेकिन जब पार्टी किसी एक को टिकट देती है तो सभी लोग उसके साथ हो जाते हैं। कोई मतभेद नहीं रहता है, कोई मनमुटाव नहीं रहता है, पार्टी बस उसी के साथ हो जाती है और उसी को जिताने में लग जाती है। इस मंच से 1 मिनट के लिए मान लीजिए आपके सामने चेहरा होंगे रविंद्र शिमाली या पारस सिंह भी, आपका चेहरा होगा बाहरी, कैसे लड़ेंगे और उस पब्लिक को कैसे कन्विंस करेंगे, कैसे समझाएंगे कि हम आपके हर सुख दुख में साथ हैं? क्या वो फ़ोन यहाँ से दिल्ली करेगा या सागवाड़ा करेगा? कैसे कन्विंस करेंगे? क्योंकि पब्लिक के बीच आपको जाना है, संगठन के लिए काम आपको करना है, तो कैसे कन्विंस करेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है कि होना स्थानीय ही चाहिए, लेकिन अब आला कमान उनको अगर टिकट देती है तो अब क्या जवाब दे सकती हूँ मैं इसका, तो अब लेकिन ठीक है, वो भी करेंगे काम अच्छा। और महिला आरक्षण पर आप क्या सोचती? महिलाओं को मौका देगी कांग्रेस? महिलाओं को कांग्रेस देगी मौका, आरक्षण मिला है अगर तो, लेकिन आरक्षण 2029 में पास होगा, लेकिन अभी भी अगर थोड़ा कांग्रेस महिलाओं को टिकट देगी इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी चौड़िया। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, स्वस्थ चर्चा हमेशा होनी चाहिए, ये हमारा मकसद। थोड़ा वॉल्यूम कम करना भैया, बिल्कुल बराबर मेंटेन रखें इसका। सुनील जी, आपके चैनल के माध्यम से कोई भी सरकार आए है ना, मैं तो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ हूँ और उसके लिए ही काम करूँगा मैं। अभी राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, तो मैं मैडम से पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस सरकार ने सनातन धर्म के लिए क्या किया है? क्योंकि अभी 5-6 दिन पहले भी गणेश विसर्जन का जो कार्यक्रम था उस पर डीजे बैन किए गए थे। जगन्नाथ यात्रा आती है उसमें भी लिमिटेड डीजे कर दिए। अभी नवरात्रि आएगी उसमें भी 10 बजे के बाद गरबे बैन कर देंगे। हिंदू त्योहारों को ही क्यों बैन किया जाता है? इसके अलावा आप देख लो, अन्य धर्म की पूरी रात भर कत्ल की रात चलेगी या कुछ भी चलेगा, आप उस पर कोई उंगली नहीं उठाते हैं, तो हिंदू धर्म को ही क्यों बैन कर रहे हैं? कोई भी सरकार आए, मैं तो उससे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म ही क्यों टारगेट होता है? सनातन धर्म को अगर आगे ले जाना है तो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हिंदू त्योहारों को ही विशेष तौर पर बनाना पड़ेगा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं आपसे इतना ही प्रश्न पूछना चाहूँगा। मैं पद यात्रा गया था उदयपुर से लेकर चित्तौड़ तक,
तो फतेहनगर में मेरा डीजे बैन कर दिया गया था कि बहुत सीधा सा प्रश्न है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, साउंड नहीं चलाने दे रहे हैं, ये नहीं करने दे रहे, वो नहीं करने दे रहे हैं, गहलोत साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। कभी भी गहलोत जी ने धर्म के नाम पर कोई राजनीति नहीं करी है। ये आज से नहीं, काफ़ी समय से 10 बजे साउंड बंद हो जाता है, क्योंकि 10 बजे के बाद में अगर साउंड चलेगा तो फिर बहुत से आपत्तिजनक लोग ऐसे मैडम मैं होते 10 बजे की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो स्टूडेंट के हैं। अभी जैसे गणेश विसर्जन था, नवरात्रि है, जो जुलूस निकलता है, शोभा यात्रा निकलती है, उसमें क्यों बैंड किया जा रहा है? उदयपुर में आज तारीख में इतने बैंड नहीं है कि हर आदमी उस बैंड को अफोर्ड कर पाए। वो डीजे के माध्यम से ही अपने जो गणेश विसर्जन है, माता जी के विसर्जन है, अपनी धूमधाम से जाना चाहते हैं और वो आध्यात्मिक सॉन्ग लगाते हैं। वो ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म के खिलाफ और या किसी और धर्म के खिलाफ कोई सॉन्ग लगाते हैं। इनको क्यों बैन किया जा रहा है? दिन में 4 बजे मेरे डीजे को बैन किया गया है गणेश विसर्जन के दिन। अब आप क्या बोलेंगे इस पे? देखिए, ऐसा अगर हुआ है तो अगर दिन में 4 बजे अगर आपके उसको बैंड को किया है अगर बैन, तो ये गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। आप हो सकता है आपका सोचना हो सही हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं मानती हूँ इस चीज़ को। और रही बात 10 बजे साउंड बंद करने की, या नवरात्रि में या गणपति विसर्जन में किसी में भी, तो वो आप भी अच्छी तरह से समझते हैं कि आज महिलाएं जब 10 बजे बाद घर से बाहर निकलती है तो उनके लिए बाहर निकलना कितना मुश्किल हो जाता है। और अगर रात को 10 बजे बाद भी साउंड चलता रहेगा, 12 बजे 1 बजे, तो फिर वो महिलाओं के लिए या किसी के भी लिए आज कितने आपत्तिजनक लोग आज सड़कों पर घूमते हैं, कितने हादसे होते हैं। तो इसलिए 10 बजे साउंड बंद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि लोग टाइम से अपने घर चले जाए और अपने अपने सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाए। इसीलिए 10 बजे साउंड बंद हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा मैडम, आपने बहुत ही अच्छा सुंदर जवाब दिया। और मैडम आप कहाँ जा रहे हैं? द उदयपुर अपडेट्स की पूरी टीम की ओर से मैडम का, पूरी टीम की तरफ से मैडम का सम्मान करना जरूरी है।